शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। मैं बोराराम सेजू आदर्श विद्या मंदिर तिवरी से, जो आज हम प्रमुख रूप से विषय राजनीति विज्ञान कक्षा 12वीं के बारे में हम जो वर्तमान के एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार हम अध्ययन कराएंगे, जिसमें अपन देखेंगे आज शुरुआत हमारे राजनीति विज्ञान में दो प्रमुख पुस्तकें हैं, जिसमें प्रमुख पुस्तकों में से एक पुस्तक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति, उस पुस्तक में से हम अध्याय 1 जिसका है नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, जिसमें किस प्रकार हमारे अंग्रेजों के समय किस प्रकार हमारे भारत पर शोषण किया जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जिससे किस प्रकार हमें उनसे आजादी मिली, ठीक है, जिससे आजादी के समय हमारे सामने कौन कौन से ऐसी चुनौतियां थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिसमें अपन आज शुरुआत देखेंगे प्रमुख नए राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जब हम देखा जाता है कि हमारे भारत के दो प्रमुख टुकड़े हुए थे, जिसे अपन कहते हैं विभाजन। जो अंग्रेजों से जब हमें आजादी मिली थी, उस समय हमारे भारत के दो भागों में बांट दिया गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गए, ठीक है। और साथ ही हमारे देश में किस प्रकार कानून निर्माण करना है, ठीक है। तो उनके बारे में भी एक मुख्य चुनौतियां थी, किस प्रकार देश को विकास की ओर प्रगति की ओर ले जाना है। तो ऐसे प्रमुख चुनौतियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ के माध्यम से यही देखेंगे किस प्रकार हमारे ऐसे देशी रियासतें हैं, उनको एक कैसे किया गया, जिसको किस प्रकार उनके साथ समझौते करके सेना के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, और देश को कैसे करके एक अखंड भारत बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है, जिसके कारण और भारत के अनेक टुकड़े न हो। तो ऐसी जो समस्याएं थी उनको किस प्रकार से व्यवस्थित रूप से किया गया, उन्हीं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत अपन देखते हैं, जिसमें अपन में तो प्रथम ये देखा जाता है नए राष्ट्रीय निर्माण। तो सामान्य रूप से कौन कौन से ऐसे चुनौती थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर बाद में हम प्रमुख चुनौतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नए राष्ट्र में चुनौतियां प्रमुख क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं नेहरू जी, ठीक है। तो हम आजादी में नेहरू जी का नाम, महात्मा गांधी जी हैं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे अनेक प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम आगे और चर्चा में ये व्यक्ति आएंगे, ठीक है। उनके बारे में पहले से बता देते हैं कि ये प्रमुख, इनका भी योगदान था देश को एक संगठित करने में। और एक नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसकी प्रमुख भूमिका थी, जिसके कारण देश को एक संगठित करने का प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, रात में संविधान सभा को नेहरू जी के द्वारा संबोधित किया गया, ठीक है। इस भाषण को, नेहरू जी के भाषण को किस नाम से संबोधित किया जाता है वर्तमान में? तो नाम है भाग्यबंधु चीफ प्रतिष्ठित भेंट के नाम से ये भाषण जाना जाता है। ये कब दिया गया? 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन, ठीक है, इस प्रकार से संबोधित करके देशवासियों को, ठीक है। फिर बाद में देखा जाता है, दूसरा पर बिंदु देखते हैं, आजादी के समय अनेक आवाज उठी। जैसे हम देखते हैं कि आजादी के समय ऐसे माना जाता है कि लोगों के अंदर, ठीक है, इस प्रकार के भाव थे कि हम, जैसे हमें आजादी मिलेगी तो किस प्रकार ये देश संचालित होगा, सरकार का निर्माण कैसे होगा, कौन सी सरकारें कार्य करेगी, सरकार किस प्रकार चुनी जाएगी, ठीक है, तो हमारे किस प्रकार विकास होगा, उसके बारे में उनके अंदर, लोगों के अंदर इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे, ठीक है। तो अधिकांश अपन माना जाता है कि जैसे हमें आजादी मिली तो सबसे पहले हमने सरकार को, अस्थायी सरकार अपन कह सकते हैं, चुनने का प्रयास किया, जैसे अपन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जनता की भागीदारी के माध्यम से सरकार चुनी गई। किसके माध्यम? जिसे अपन कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक सरकार का किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से जनता के माध्यम से चुनी गई, वही अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य, ठीक है। तो आजादी के समय उन्होंने कार्य
किया। जो फिर बाद में 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया, उसके बाद जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनी गई। तो इस प्रकार की जो सरकार है हमारे देश में, वो कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। फिर दूसरा उनके मन में ये प्रश्न था कि जो ये सरकारें हैं, ठीक है, वो किस प्रकार कार्य करेगी, जनता के हितों के लिए कैसे कार्य करेगी, जिसको अपन देखते हैं सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष समूह का को विशेष ध्यान रखा जाएगा, या मध्यम वर्ग को ध्यान रखा जाएगा, या गरीबों को ध्यान रखकर सरकारें कार्य करेगी। ऐसा नहीं, सभी वर्गों को समान ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कार्य करने का सरकार प्रमुख रूप से कार्य करेगी। तो इस प्रकार सभी को साथ में लेकर सबका विकास हो, इसके ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। जो वर्तमान में अपन देखते हैं मोदी जी की सरकार के द्वारा जिसमें विशेष प्रयास किया जाता है सबको साथ, ठीक है, लेने का प्रयास किया जाए। उसी समय आजादी के समय भी हमारे देश में इस प्रकार के, ठीक है, सबके साथ विकास हो, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। ठीक है, ये तो था इसके बारे में। फिर बाद में देखते हैं विस्थापितों को भी बचाना। जो प्रमुख रूप से विस्थापित थे उनको किस प्रकार बचाना। जैसे विस्थापित का मतलब अपन कह सकते हैं जब हमारा विभाजन हो गया देश का, जैसे ऐसा माना जाता है माउंटबेटन के द्वारा, किसके द्वारा? माउंटबेटन के द्वारा हमारे देश का विभाजन किया गया। फिर देश की सीमाओं का सीमांकन किया गया, जिसमें किसके द्वारा? व्यक्ति के द्वारा रैडक्लिफ नामक अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से हमारे देश की सीमाओं का निर्धारण किया गया, जिसे अपन कहते हैं रैडक्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं, जो करने वाला अधिकारी था जिसका नाम आता है रैडक्लिफ, इसी के नाम से सीमाओं का नाम ही क्या किया गया? रैडक्लिफ रेखा। तो रैडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो इस प्रकार से जो विस्थापित थे, जिसे अपन देखते भारत से भी लोग छोड़ पाकिस्तान के लोग भारत में आए, इस प्रकार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए, उनको भी प्रमुख रूप से स्थायी रूप से बसाना, ये भी एक समस्या थी, उनको भी बसाने का प्रयास किया गया। ठीक है, जिसमें शुरुआत में कॉलेजों और स्कूलों में रखा गया, फिर बाद में धीरे धीरे उन्हें स्थायी रूप से कई जगहों पर उपलब्ध करवाते गए। जैसे हमारे राजस्थान में गंगानगर सिखों को बसाया गया, इसी प्रकार पश्चिम में अनेक व्यापारियों को बचाया गया। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिर बात आते हैं गांधी जी का वक्तव्य। उसी समय जब नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करके उनके भाषण को हम कहते हैं क्या नाम है? भाग्य बंधु चीज प्रतिष्ठित से भेद। इसी प्रकार गांधी जी के द्वारा भी एक वक्तव्य आया था सामने 14 अगस्त 1947 में। कहां से? कलकत्ता से। उस समय गांधी जी कहां थे? कलकत्ता में। ठीक है, उस समय जैसे देश विभाजन हो रहा था, ठीक है, उस समय 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। तो उस समय गांधी जी ने भी अपना एक वक्तव्य जारी किया था कि हम जैसे ही ऐसा माना जाता है कि हमारे सामने, ठीक, एक नए राष्ट्र के निर्माण के साथ नया राष्ट्र बनकर तैयार हो रहा है। जो हम इतने वर्षों से अंग्रेजों से गुलामी में जी रहे थे, अब नया एक आजाद भारत का निर्माण हो रहा है। एक और हमें बहुत खुशी भी है, दूसरी ओर हमें एक गम भी है। गम किस बात का? कि जिस समय हमें अंग्रेजों से ये आजादी मिली और साथ ही हमारे देश का क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, भारत और पाकिस्तान। इस प्रकार एक ओर हमें खुशी भी है, दूसरी ओर हमें गम भी है। ऐसा वक्तव्य कौन जारी करते हैं? महात्मा गांधी जी। कहां पर से? कलकत्ता से। ठीक है, अब आते ये तो था इसके बाद। अब देखते हैं 3 प्रमुख चुनौतियों के बारे में विशेष रूप से सामान्य चर्चा देखते हैं। कौन ऐसी चुनौती सामान्य रूप से? तो देखते हैं सबसे पहले देश को एकता में सूत्र में बांधना। ठीक है, किस प्रकार जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे अनेक हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ठीक, ऐसे अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं। इतनी विविधता है हमारे देश में थी, उनकी अलग संस्कृति थी, उनका रहन सहन अलग था। ठीक है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश को एक सूत्र के रूप में बांधने का कार्य करना, ये भी एक चुनौती। इसको बांधने का कार्य किया गया हमारे देश के प्रमुख व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं लोकतंत्र को कायम करना। दूसरी चुनौती ये थी कि लोकतंत्र को कैसे कायम करना है, जिसके लिए नागरिकों को क्या देना है? अधिकार देना है।
जिसे अपन कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार। जो ये मौलिक अधिकार है, ठीक है, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। तो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाए, उनको मत देने का अधिकार दिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, समानता का अधिकार दिया जाए, ठीक है, उन्हें बोलने की आजादी दी जाए, विचार प्रकट करने की, ऐसे अनेक अधिकार मिले थे, जिसके माध्यम से उन्होंने मत देकर सरकार का चुनने का कार्य किया, जिससे अपन से ऐसा माना जाता है मत देने के कारण जिसका हमारे देश में ऐसी व्यवस्था जो कहलाती है अपन के संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें संसदीय शासन व्यवस्था में जनता के प्रतिनिधि सरकार को चलाने का कार्य करते हैं वास्तविक रूप से, जिसमें हमारे देश में सरकार के प्रमुख अंगों के द्वारा, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये देश इस प्रकार से कार्य करते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के माध्यम से चुनी जाती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो प्रतिनिधि होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। और जनता को जब मत देने का अधिकार मिलता है तभी नई सरकार का चुनने का अवसर मिलता है। वो सरकार जनता के हितों के लिए कार्य करती है। इस प्रकार जो सरकारें स्थापित करने के लिए अनेक पार्टियां, ठीक है, सत्ता में स्थापित करना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, जिसके अंदर उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है और प्रतिस्पर्धाओं के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार और उनमें वृद्धि होती है, उनके विकास में वृद्धि देखने को मिलती है। इस प्रकार हमें भारत में इस प्रकार में देखने को मिल रहा है, सरकारें ऐसे कार्य करते चुनी जाती है। फिर बाद में तीसरा अपन देखते हैं देश को विकास की ओर ले जाना। अब देश को विकास की ओर ले जाना, एक ओर से देश को संगठित करने का पता, दूसरी ओर देश को कैसे निर्माण, सरकारें कैसे निर्माण करना था। तीसरा अपन देखते हैं कि सरकारें देश को विकास की ओर कैसे बढ़ाएगी, आर्थिक रूप से देश को संपन्न कैसे बनाएगी, ठीक है, किस प्रकार ऐसी कौन सी योजनाएं, विकास की योजनाएं हैं जिन पर माध्यम से विशेष कार्य किया जाएगा ताकि देश को विकास की ओर ले जाए, जिसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखना है, सभी वर्गों का विकास हो, ठीक है, जिसमें अमीर, मध्यम और गरीब, इन तीनों वर्गों को साथ में लेकर चलना है, तभी तो देश का विकास हो सकता है और सभी का विकास होगा। यदि व्यक्ति का विकास होगा तभी तो राष्ट्र का विकास हो पाएगा। यदि हम किसी एक वर्ग को छोड़ देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, तो इसका मतलब वो वर्ग पिछड़ जाएगा, उसकी कोई देश पे भागीदारी नहीं होगी, जिसका और अधिक से अधिक पिछड़ जाए, उसके लिए आजादी किसी काम की नहीं है। तो सरकार के द्वारा ऐसे वर्ग जो वर्षों से कमजोर है, जो किसी प्रकार से दूसरों के अधीन रहकर कार्य करते आए हैं, दूसरों की सेवा करते आए हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए गए, जिसे अपन कहते हैं आरक्षण। उनके माध्यम से उन्हें विशेष छूट देकर ताकि वो देश की भागीदारी में, राष्ट्र के निर्माण में वो सहयोगी बन सके। इस प्रकार कुछ वर्गों को छूट भी दी गई ताकि वो भी देश की भागीदारी, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो लोग पिछड़ जाते। इस प्रकार राष्ट्र का विकास करना है तो सभी वर्गों को साथ लेकर करना आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने ये तीन चुनौतियों के बारे में देखा। अब अपन आगे वीडियो देखेंगे किसके माध्यम से, भारत के विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। हमने अभी तक ये देखा था किस प्रकार सामान्य जो चुनौतियां थी उसकी चर्चा की। अब देखते जो प्रमुख चुनौती है जिसे अपन देखते हैं देश का विभाजन। क्या है? देश का विभाजन। किस प्रकार देश का विभाजन हुआ, ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, ठीक है, इनकी जड़ें कहां से, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। तो विभाजन के कारण किस प्रकार विस्थापन हुए, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान गए, उन्हें किस प्रकार स्थायी रूप से निवास दिया गया, कहां कहां पर बसाया गया, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत अपन देखते हैं कि विभाजन की शुरुआत अचानक तो हुई नहीं, किसी भी कोई अपन कहें बड़ी घटना हो तो उसकी शुरुआत धीरे धीरे होती है, तब जाकर वो बड़ा रूप लेती है। तो अंग्रेजों के समय हमारे देश में जो अंग्रेजों ने, ऐसा माना जाता है लगभग 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, तो उन्होंने देखा कि देश को किस प्रकार से, ठीक है, इन पर लंबे समय तक शासन कैसे करना है। तो सबसे पहले इनके अंदर ऐसा नियम या अपन के कह सकते हैं ऐसे जड़े बो दे ताकि एक दूसरे से लड़ते रहे। जैसे अपन कहते हैं फूट डालो राज करो नीति, फूट डालो राज करो नीति के तहत, मतलब इसके अंदर लोगों के अंदर, ठीक है, आपस में
धर्म से संबंधी लड़ाना झगड़ाना, ठीक है, और इस प्रकार करना। तो इसलिए उन्होंने देश में प्रशासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए देश को अलग अलग धर्म के आधार पर बांटने का कार्य किया, जिसकी शुरुआत अपन देखा जाता है कि सन 1905 में बंग भंग, क्या है बंग भंग, मतलब बंग का मतलब बंगाल, ठीक है, बंगाल को किस प्रकार से उन्होंने विभाजित किया, जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर बंगाल, पहले ये तो वर्तमान का मानचित्र, उसमें ये ऐसा पूरा क्षेत्र था हमारा, ठीक है, ये ऐसा मानते हैं ये था। अब यहाँ पर जो जनसंख्या है उसमें भारत का ऐसा माना जाता है सबसे संपन्न यदि क्षेत्र है वो कौन था, बंगाल। वो कौन सा था, बंगाल। बंगाल को कैसे उन्होंने किया, बंगाल में जनसंख्या भी अधिक थी, ठीक है, हर दृष्टि से देखा जाए संपन्न था, ठीक है, तो बंगाल को कैसे शासन करना, इसलिए बंगाल को तो प्रशासन व्यवस्था से संबंधित अनेक समस्या आ रही थी अंग्रेजों के सामने। तो उन्होंने क्या किया, धर्म के आधार पर उनको बांटने का कार्य किया। तो जो हिंदू हैं, ठीक है, उनके लिए अलग नियम, मुसलमान है उनके लिए अलग नियम, तो ऐसे बंगाल को बांटने का कार्य किया। ये कब किया, 1905। इसी की जड़ें आगे जाकर, ठीक है, ये अपन देखते बंगाल जो एक इस प्रकार से रूप में वर्तमान देखने को मिलता है, जैसे अपन हमारे यहाँ चित्र है पश्चिमी बंगाल और ये पूर्वी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान में चला गया था, वर्तमान में पाकिस्तान से भी वो अलग हो गया, तो क्या बन गया वर्तमान देश बांग्लादेश, क्या बन गया है बांग्लादेश, ठीक है। इसकी जड़ें यहां से स्टार्ट होती है 1905। उसके पश्चात भी सन 1909 के अधिनियम में, सन 1909 के अधिनियम में, ठीक है, मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार दिए गए, जैसे अपन कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर देश को बांटने का कार्य किया। तो शुरुआत निर्णय की जाती, फिर बाद में इसको और आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है, मुसलमानों को विशेष प्रयास किए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का, जिस कारण और उनके अंदर जड़ें गहरी होती गई, ठीक है। फिर बाद में 1909 के पश्चात एक ऐसा माना जाता है कि उसमें ऐसे जो एक पार्टी मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी थी, जिसे अपन कहते हैं मुस्लिम लीग, क्या बोलते हैं मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग पार्टी बार बार ये मांग कर रही थी कि हमें अधिकार दिया जाए, हमारे अलग, ठीक है, राष्ट्र का निर्माण, जिसे अपन कहते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत। कौन से सिद्धांत, द्विराष्ट्र का सिद्धांत पर मुस्लिम लीग कार्य कर रही थी। उसके लिए देश आजादी हो कुछ मतलब नहीं था मुस्लिम, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, हमें एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जाए, मुसलमानों के लिए अलग नया राष्ट्र निर्माण। ये मांग बार बार अंग्रेजों के सामने रखते थे, कौन, मुस्लिम लीग पार्टी, जिसके कारण ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे मुस्लिम लीग, जो आगे जाकर, ठीक है, ऐसे अनेक कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में अनेक विरोध होते। मांग कांग्रेस पार्टी, जिसे अपन कांग्रेस संगठन कहते हैं, कोई मांग ये कर रहे थे कि भारत का विभाजन न, द्विराष्ट्र के सिद्धांत का विरोध कर रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम लीग ये द्विराष्ट्र का समर्थन कर, अंग्रेजों के सामने ये समस्या थी कि क्या करें, तो इस प्रकार ऐसे चलता गया। फिर 1940 में आते आते, ठीक है, और मांग तीव्र गति से होने लगी मुस्लिम लीग के द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत को, और तीव्र, ठीक है, पूरे राष्ट्र स्तर पर मांग बढ़ने लगे द्विराष्ट्र सिद्धांत, ठीक, जिसके कारण फिर बाद में हमारे भारत में कैबिनेट मिशन आता है और इस प्रकार संविधान सभा का गठन का निर्माण किया जाता है, जिसमें अनेक अप्रत्यक्ष रूप से सदस्य चुनकर आते हैं। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें मुस्लिम लीग पार्टी उस बैठक में भाग भी नहीं लेती है। तो ऐसे वो उनकी बार बार ये थी कि हमारे एक नया राष्ट्र का निर्माण हो, तभी हम इस प्रकार भाग लें। तो इस तब जाकर 14 अगस्त 1947 में एक नए राष्ट्र का निर्माण के रूप में पाकिस्तान सामने आता है। उससे पहले माउंटबेटन के द्वारा इस प्रकार से जुलाई 1947 में इसका विभाजन किया जाता है और पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरता है देश स्तर पर। तो कब 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र दिवस मनाता है, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 के रूप में स्वतंत्र दिवस मनाता है। ये तो था विभाजन की शुरुआत। अब देखते हैं विभाजन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है।
ठीक है, जैसे ये तो अपने नहीं देखा था किस प्रकार क्या हुआ। अब देखते हैं विभाजन की प्रक्रिया कैसे तरीके से विभाजन हुआ। तो क्या हुआ, जिसे अपन देखते हैं, अपन देखते हैं यहां पर ये क्षेत्र है पाकिस्तान, ठीक, ये पाकिस्तान है। दूसरे यहां पर जिसे अपन कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और ये पूर्वी पाकिस्तान, उसमें पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, ये दो क्षेत्र। अब विभाजन क्या था, जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक होगी वहां पर, कि वो क्षेत्र पाकिस्तान के अधिक होगा। वहां की जो जनसंख्या मुस्लिम चाहती है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, वहां पर मुस्लिम आधार पर पाकिस्तान निर्माण। लेकिन ऐसे हमारे क्षेत्र हैदराबाद है, ठीक है, ऐसे अनेक पश्चिम क्षेत्र में भी अनेक मुसलमानों की जनसंख्या है। लेकिन मुसलमानों ने अधिकांश कुछ ने भारत का समर्थन किया, कुछ मुसलमान पाकिस्तान निर्माण करना थे, जिसे अपन कहते हैं ये पूर्वी पाकिस्तान। क्या था, पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अपन कहते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। इस प्रकार इनके अलग अलग विभाजन। अब इनके बीच में यदि यहाँ पे जाना चाहते हैं तो इस प्रकार से होकर, ठीक है, यहाँ पे जा सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं पाक जल दमनू, जो श्रीलंका और भारत के मध्य से होकर निकलता था, इस प्रकार यहाँ पे जाता था। यहाँ से तो चीन वगैरह जाने की अनुमति नहीं थी, तो इस प्रकार से ये जाने का प्रयास होता था यहाँ। लेकिन फिर बाद में यहाँ पर जनसंख्या अधिकांश, ठीक है, बंगाली थे, और यहाँ पर भी बंगाली जैसा पाकिस्तानी अपन कह सकते हैं मुस्लिम से संबंधित, ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पर थी। और यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में एक व्यक्ति थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिससे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सीमांत गांधी के नाम से। जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, वो ये मांग कर रहे थे कि द्विराष्ट्र का विरोध कर रहे थे और पाकिस्तान का नए राष्ट्र निर्माण का विरोध करे, लेकिन लोग उनका मांगों को स्वीकार नहीं करते और इस प्रकार से उनको ध्यान नहीं दिया जाता उनके मतों का। लेकिन वो उस समय के महान व्यक्ति हुआ करते थे, खान अब्दुल गफ्फार का, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत एक राष्ट्र के रूप में ही है, ठीक है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार विभाजन हो गया उनके जबरदस्ती से, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि विभाजन की प्रक्रिया इस प्रकार से, जिसमें जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र है पंजाब, क्या था, पंजाब और ये बंगाल। यहाँ पर विभाजन का सर्वाधिक यदि प्रभाव देखते हैं तो कहा हुआ पंजाब में और बंगाल। यहाँ के प्रमुख हिस्से, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या के सामने इस प्रकार की समस्या थी कि हम किस राष्ट्र के रूप में साथ में नहीं। तो यहाँ पर सर्वाधिक विभाजन का सर्वाधिक प्रभाव पर देखा जाए तो पंजाब और बंगाल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार के विभाजन होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहते हैं। फिर आप देखते हैं इसका विभाजन का क्या परिणाम क्या निकला, अंत में परिणाम क्या निकला। अंत में परिणाम ये निकला जो विस्थापित, यहाँ के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, इसे कहते हैं विस्थापित। उन विस्थापितों को, ठीक है, उनके साथ उन्हें अलग अधिकार दिया जाए, जिससे संख्या उनकी कम थी, जिसे अपन कहते हैं अल्पसंख्यक। क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक। उनके लिए विशेष अधिकार होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में है अल्पसंख्यक हिंदू है, इसी को प्रकार भारत में मुस्लिम है, उनके लिए ऐसा नहीं कि उनको, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या जिस धर्म की अधिक है तो उनको महत्व अधिक दिया नहीं। अल्पसंख्यक जो कम संख्या है उनका भी हितों का ध्यान रखा जाए, जिसे अल्पसंख्यक माना जाता है, उनके अधिकारों को भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन थे, हिंदू, और जबकि भारत में अल्पसंख्यक कौन थे, मुस्लिम। उनके लिए विशेष प्रयास करने का प्रयास किया ताकि उनको भी साथ लेकर चले, ठीक है। तो ऐसा प्रयास किया गया। फिर बाद में धर्मनिरपेक्ष, एक भारत में अनेक धर्मों के लोग, सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, अनेक धर्मों के लोग थे। यदि हमारे संविधान में यदि देश में किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में सभी धर्मों के लोगों का आजादी में समान अधिकार, सभी का समान योगदान था। इसलिए हमारे देश में ऐसा किसी ने कह सकते हैं हमारे हिंदू धर्म के लोग अधिक है, उनका अधिक योगदान, ऐसा नहीं। हमारे देश में सभी धर्मों का समान योगदान था, तब जाकर हमें आजादी मिली। इसलिए हमारे देश में, ठीक है, हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इस रूप में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देखते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये परिणाम देखने को मिला। धन्यवाद।